हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 यानी कि हमारे पास जो है जर्नल वेव प्रॉपर्टीज, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए को कवर करेंगे। सेक्शन ए हमारे पास क्या है? सेक्शन ए हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और वह वन बाय वन के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो है हमारे पास कि अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, wave spread out from where the stone hits the water and travels to the bank of the lake. She notices that 10 waves reach the side of the pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of the wave? ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक गर्ल है जो कि एक छोटे से पत्थर को लेक के अंदर थ्रो कर रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहे हैं कि वेव्स बन रही हैं और वो स्प्रेड आउट हो रही हैं। ठीक है, और कहाँ जा रही हैं? वो बैंक ऑफ द लेक की तरफ जा रही है। उस लड़की ने, गर्ल ने नोटिस किया कि 10 वेव्स बन रही हैं जो कि पॉन्ड के दूसरे साइड पर पहुंच रही हैं 5 सेकंड्स में। तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हमें जो नंबर ऑफ वेव्स मिले हुए, वो नंबर ऑफ वेव्स हमें कितनी मिली हुई है? नंबर ऑफ वेव्स हमें मिली हुई है 10। ठीक है, और जो उनको टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड्स। और हमें बताना क्या है? हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी। तो देखें कि फ्रीक्वेंसी मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर कितनी थी? नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर थी 10 और टाइम उसको कितना लग रहा था? टाइम इसको लग रहा था 5 सेकेंड्स। तो 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो 2 हर्ट्ज यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, जो कि आप ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन में सी पर मौजूद है, ऑप्शन सी पर मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। होप सो के यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि वाटर वेव्स कैन बी यूज्ड टू शो reflection, refraction and diffraction. For each of these, which rows shows whether or not the speed of the water waves changes. ठीक है ना? वाटर वेव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए एंड डायफ्रैक्शन के लिए। सिंपली हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें बताना है कि जो ये हमें ऑप्शंस गिवन है, ये रो हमें गिवन है, इन रोज में हमें बताना है कि कहाँ पर वाटर वेव्स की जो स्पीड है वो चेंज होगी। आपने अगर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ रखा है तो आपको मालूम होगा कि रिफ्लेक्शन के दौरान भी वेव स्पीड चेंज नहीं होती, डायफ्रैक्शन के दौरान भी वेव स्पीड चेंज नहीं होती। सिर्फ रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वेव स्पीड जो वो चेंज होती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ईच रो को देखेंगे, जहां पर हमें ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आप ऑप्शन ए को देखें। ऑप्शन ए पे हमारे पास क्या? रिफ्लेक्शन में वेव स्पीड चेंज होगी, नहीं होती वेव स्पीड चेंज। रिफ्रैक्शन में होती है और डायफ्रैक्शन में भी नहीं होती। इट मीन्स व्हाट के हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन बी को हम देखें तो रिफ्लेक्शन में भी हमारे पास वेव स्पीड चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में होती है और डायफ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो इट मीन्स व्हाट के ये जो रो है जो कि ऑप्शन बी पर मौजूद है वो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन में वेव स्पीड चेंज नहीं होती। ठीक है, रिफ्रैक्शन में वेव स्पीड चेंज होती है, इट्स ओके। डायफ्रैक्शन में नहीं होती, तो यहाँ पर भी नो है। इट मीन्स के ये तीनों ही हमारे पास करेक्ट है।
तो रो जो है जो ऑप्शन सी पर मौजूद है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू भी हमारे पास क्या है कि द डायग्राम shows water waves that moves more slowly after passing into the shallow water. Which diagram shows what happens to the wave? ठीक है, आप देखें कि जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं ना तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, अब एक रीजन हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं डीप रीजन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है शैलो रीजन। अब होता यह है कि जब डीप रीजन में से शैलो रीजन या शैलो रीजन में से डीप रीजन में वेव ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीड्स में जो है वो चेंज आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इन डायग्राम्स के भी हिसाब से, क्योंकि ये हमारे पास लेक्चर के अंदर हम काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे और वो करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास सी है। जब डीप से शैलो रीजन की तरफ हम जाते हैं तो वेव स्पीड क्या हो जाती है, वेव स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है। ठीक हो गई बात यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि डायग्राम शोज वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। द वेव रीचेस पॉइंट पी। What is the name of the effect that caused the wave to reach point P? ठीक हो गई बात यहाँ पर। ऑप्शंस गिवन है डायफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। सबसे पहले अगर हम डायफ्रैक्शन की बात करें तो डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ द वेव फ्रॉम नियर एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, ऑब्स्टिकल के नियर से जो वेव की स्प्रेडिंग होती है उसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम डिस्पर्शन को देखें तो स्प्लिटिंग ऑफ अ वेव इनटू 7 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव, और रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो पासिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फिगर हमें गिवन है, जो डायग्राम हमें गिवन है, उसमें वेव जो है वो एक ऑब्स्टिकल के नियर से स्पीड आउट हो रही है और स्पीड होते हुए पॉइंट पी पर पहुंच रही है। तो इस हवाले से अगर हमने डेफिनेशंस जो भी डिस्कस की हैं तो हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू द शैलो रीजन दैट रिफ्रैक्टेड the characteristics of wave which all remains constant is। वाटर वेव्स जब डीप से शैलो रीजन की तरफ जाते हैं रिफ्रैक्शन के दौरान तो वेव का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कांस्टेंट रहता है। तो आप देखेंगे हम ऊपर अभी एमसीक्यू में डिस्कस भी करके आए हैं कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी स्पीड भी चेंज होती है, और डायरेक्शन और स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज होती है। तो सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो चेंज नहीं होता, और वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वेव का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में या जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब हमारे पास वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कोई वेव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो है मास। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि मास। फिर हम आ जाते हैं कि व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गई बात। occurs when the object is at its, अब देखेंगे यहां पर आप पहले क्लियर करेंगे ये पूछना क्या चाह रहा है कि when an oscillating object is in simple harmonic motion at maximum speed occurs when the object is at its, ऑप्शंस क्या गिवन है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट।
अब देखेंगे ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है जो कि अपनी ही मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब देखें कि एक मेटालिक बॉब हमने लिया जिसको हमने सस्पेंड कर दिया है। अब अगर मैं इसको यहां तक लेकर जाता हूं, ठीक है, और फिर यहां से इसको ड्रॉप कर दूं, तो ये जैसे ही अपने मीन पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, और इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि यहाँ से फिर ये अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा। तो इस तरीके की जो ऑसिलेटिंग बॉडी होती है इसमें जो इनकी स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है उसके मीन पोजीशन पर, और मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एमसीक्यू 7 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम। अब एमसीक्यू 8 पर आ जाते हैं। इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू, एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम में जो बॉब है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सेलरेट होता है किस वजह से, ड्यू टू इनर्शिया। एक्सट्रीम पोजीशन पर इनर्शिया नहीं होती बल्कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि उसको एक्सेलरेट करवाती है। तो यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन डी होगा। फिर एमसीक्यू 9 में है कि इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट। अब देखेंगे अगर हम बॉल एंड बॉल सिस्टम को ले लें तो जो सेंटर इसका होगा वो भी क्या होगा कि सेंटर ऑफ अ बॉल ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके ऑप्शन सी को ही कंसीडर करेंगे एज एन करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाता है एमसीक्यू नंबर 10 जो कि लास्ट एमसीक्यू है। द ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाती हैं यानी कि कम हो जाती हैं। शुरू में तो बहुत ज्यादा होती हैं फिर वो स्लोली कम होती जाती है, तो इससे हम कहते हैं कि ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो रही है। अब ये डैम्प्ड किस वजह से होती है, ये डैम्प्ड इसी वजह से होती है कि जो सरफेस हमारे पास होता है वो सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं होता, और स्मूथ सरफेस ना होने की वजह से वहां पर क्या एक्ट करती है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे जिनको आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही या अगर कोई ऐसी सजेशन है जो आप मुझे देना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।